नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। साथियों, यहाँ पर मैं आप सभी के लिए आज की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनसे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स लेकर आया हूँ। और इन खबरों के माध्यम से मैं आपको कई सारी नई भर्तियों के बारे में एवं कई सारे जो पुरानी भर्तियाँ हैं जिनसे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं जो मैं आपको यहाँ प्रोवाइड करने वाला हूँ। और एलडीसी वाले कार्मिकों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो कि यहाँ मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो इन सभी के बारे में जानने के लिए आप सभी वीडियो को पूरा देखिए। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें दोस्तों, ताकि आगे आने वाली जो भी अपडेट्स हैं वो भी आपको मिलते रहें। साथियों, सबसे पहले यहाँ आप देख लीजिए क्या महत्वपूर्ण अपडेट है कि जितने भी शिक्षक कर्मचारी हैं इन सभी शिक्षक कर्मचारियों हेतु यहाँ पर दे रखा है कि कार्यालयों व अन्य स्कूलों में डेपुटेशन। यहाँ जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो डेपुटेशन वाला है, अर्थात प्रतिनियुक्ति वाला है कि जितने भी कार्यालयों व स्कूलों में जो टीचर लगे हुए हैं उन्हें अब प्रतिनियुक्ति हेतु किसी भी प्रकार के जेक जुगाड़ से काम नहीं चलने वाला। अब सीधा ऑनलाइन शाला दर्पण के माध्यम से ही इस प्रकार का आदेश जारी किया जाएगा और इस आदेश के लिए भी ऑनलाइन ही डिमांड करनी होगी। तो अब सारा वर्क जो है वो ऑनलाइन माध्यम से होगा। अब किसी भी प्रकार के जेक जुगाड़ से यहाँ पर प्रतिनियुक्ति का कार्य नहीं हो पाएगा। इससे कई सारे जो शिक्षक गण कर्मचारी हैं जो अपनी मनचाही जगह पर प्रतिनियुक्ति करवा लेते हैं जिससे कि उनको जाना ना पड़े या कई तरीके से काम ना करना पड़े, इन चीज़ों को देखते हुए वो अपने सहूलियत को देखते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला, यहाँ पर आप देख लीजिए। और ऐसा क्यों हुआ है कि लंबे समय से कहीं स्कूलों और कार्यालयों में जो शिक्षक जमे हुए हैं वो क्यों हैं, ये सब कार्य हैं प्रतिनियुक्ति के चलते हैं। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए एक कार्य किया गया है। इसके बाद में रीट वाले अभ्यर्थियों के लिए सबसे बड़ा तोहफा जो मिलने वाला है वो शेखावटी वाले अभ्यर्थियों को मिलने वाला है। रीट के लिए जो तोहफा मिलने वाला है वो शेखावटी वाले अभ्यर्थियों के लिए क्यों है, क्योंकि रीट भर्ती में सबसे ज़्यादा जो अभ्यर्थी शामिल होने वाले हैं वो है शेखावटी एरिया से। शेखावटी एरिया से 2 लाख से अधिक अभ्यर्थीगण इस भर्ती परीक्षा में शामिल होंगे। सरकार ने नए साल से पहले 11 लाख अभ्यर्थियों को एक अच्छी खबर दी है कि 25 अप्रैल को जो एग्ज़ाम तिथि घोषित की गई है कि रीट का जो एग्ज़ाम है वो 25 अप्रैल को आयोजित होगा। तो इसमें 2 लेवल के एग्ज़ाम होंगे, रीट लेवल 1 और लेवल 2। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर समस्या ये है कि स्नातक स्तर पर रीट लेवल 2 में स्नातक स्तर का जो रेशियो है वो कितना हुआ ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। हालांकि ये तय है कि जो रेशो है वो 90-10 का होगा, लेकिन अभी ये फिक्स नहीं हुआ। यहाँ पर आप देख लीजिए कि स्नातक के कितने फीसदी अंक शामिल होंगे, इसकी घोषणा जल्द कर दी जाएगी। और हालांकि वेटेज कम होना तय है लेकिन ख़त्म होना तय नहीं है। और यहाँ पर अभी फर्स्ट लेवल अर्थात लेवल 1 व लेवल 2 के जो पदों का वर्गीकरण है वो भी नहीं किया है, तो अभी ये भी मसला अटका हुआ है। हालांकि जल्द ही जैसे सुनने में आ रहा है कि जल्द ही इस संबंध में विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी और लेवल 1 व लेवल 2 का जो पदों का वर्गीकरण है वो भी कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक जो मसला बना हुआ है वो है जिस प्रकार से बीएड वाले अभ्यर्थियों को रीट लेवल 1 के लिए भी एलिजिबल मान रहे हैं, तो लेवल 1 वाले जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं कि बीएड वाले अभ्यर्थियों को लेवल 1 में शामिल होने का मौका नहीं दिया जाए। और यहाँ पर बीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है कि उन्हें लेवल 1 में शामिल होने का मौका मिल रहा है। तो वो सारे जो 31,000 पद हैं सबके लिए वो एलिजिबल हैं, जबकि यहाँ पर लेवल 1 व 2 का जो वर्गीकरण होगा उसमें लेवल 1 के लिए जो लेवल वाले अभ्यर्थी जो बीएसटी वाले अभ्यर्थी हैं केवल वही योग्य रहेंगे। अब यहाँ पर पंजाब पीएससी में नई भर्ती निकली है। यहाँ पर आप देख लीजिए पंजाब पीएससी में
नायब तहसीलदार के पदों पर भर्ती का आयोजन होगा। तो यहाँ पर पदों का जो वर्गीकरण दे रखा है, कुल 85 पद हैं, जिसमें जनरल के लिए 27, EWS के लिए 7 पद। तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज जो पद हैं वो दे रखे हैं। तो जो अभ्यर्थी तहसीलदार या पंजाब PSC में आवेदन करना चाहते हैं, उसके लिए यहाँ पर जो वेबसाइट दे रखी है ppsc.gov.in, इस वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद में अगली जो अपडेट हैं वो RPSC के लिए हैं, जिस प्रकार से 31 विषयों के लिए, यहाँ पर आप देख लीजिए, 31 विषयों के लिए 918 पदों पर 2 नवंबर को विज्ञापन जारी हुआ था। वह फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि थी वो 8 दिसंबर थी, लेकिन 8 दिसंबर को फॉर्म भरने की तिथि कंप्लीट होने के बाद में जिस प्रकार से 5 दिसंबर को जो गार रूल है उसको हटाया गया था और उसमें कुछ बदलाव किया गया था, तो उसके चलते कई अभ्यर्थियों की डिमांड थी कि फॉर्म भरने की जो तिथि है उसमें बदलाव किया जाए। तो यहाँ पर RPSC ने पूर्व विज्ञापन को कम्प्लीटली निरस्त करते हुए वापस नया विज्ञापन जारी किया है, जिसके लिए 21 दिसंबर से 29 दिसंबर तक फॉर्म भरने का जो तिथि है वो हैं। तो जो अभ्यर्थी गार रूल के हटने के बाद नए शामिल हुए हैं वो अभ्यर्थी खासकर ध्यान दें कि 21 दिसंबर से दिसंबर 30 तक अपना फॉर्म फिल कर दें। बाकी जो पुराने अभ्यर्थी हैं जिन्होंने पहले फॉर्म फिल कर दिया गया है, उनके कई सारे अभ्यर्थियों को RPSC के द्वारा SMS भी आ चुका है कि उनका जो फॉर्म है स्वतः ही नए आवेदन में स्थानांतरित कर दिया जाएगा, उसे नया आवेदन करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। अगली महत्वपूर्ण जानकारी है कि IB ऑफिसर के पदों पर गृह मंत्रालय से एक बड़ी खबर है, बड़ी इन्फॉर्मेशन है कि गृह मंत्रालय के 2000 पदों के लिए, गृह मंत्रालय के 2000 पदों के लिए IB की पोस्ट के लिए यहाँ पर आवेदन मांगे गए हैं और एज का जो क्राइटेरिया है वो 18 to 27 ईयर्स हैं और इसका जो सैलरी का जो क्राइटेरिया है वो रहेगा 44,900 से 1,42,400। तो यहाँ पर और इस भर्ती में 3 प्रकार के टीयर, मतलब फर्स्ट में आपको बहुविकल्पात्मक प्रश्न के रूप में आपको पेपर का आयोजन होगा, उसके माध्यम से अगर आपका चयन होता है तो टायर 2 में यहाँ एक डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होगा, उसके बाद में इंटरव्यू। इस संदर्भ में मैं आपको जो जानकारी है कि फॉर्म भरना कैसे है, क्या करना है, किस वेबसाइट को चेक करना है, तो वेबसाइट तो आपको यहाँ प्रोवाइड कर रखी है, लेकिन आवेदन करने के लिए आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना है, यदि आपको ये जानना है तो इस वीडियो में जाकर कमेंट कीजिए। और वीडियो को सीन करने के बाद अगर आप कमेंट करते हैं तो कमेंट के पश्चात ही मैं आपको इसका जो फॉर्म है वो फॉर्म भरने की जानकारी प्रोवाइड कर पाऊँगा। अगली महत्वपूर्ण अपडेट है यहाँ पर कि जूनियर इंजीनियर के पद रिक्त और UPPCL उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड लखनऊ द्वारा 212 पदों पर जूनियर इंजीनियर के पदों पर भर्ती का आयोजन किया जाना है। इस संदर्भ में उन्होंने विज्ञप्ति जारी की है और उसकी जो क्वालिफ़िकेशन है यहाँ पर दे रखी है और उसकी जो मूल वेबसाइट है वो भी यहाँ पर दे रखी है। तो जो अभ्यर्थी इसके लिए फॉर्म भरना चाहते हैं वो इस वेबसाइट को लॉगिन कीजिए और वहाँ जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट है कि नौसेना में शामिल होने का मौका, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स कोर्स जून 2021 के लिए 210 पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। इस संदर्भ में जिस अभ्यर्थी की आयु 2 जुलाई 1996 से 1 जुलाई 2002 के बीच तक हैं, उन अभ्यर्थियों को ही इस भर्ती हेतु आवेदन करने का मौका मिलेगा। अगली अपडेट है कर्मचारी चयन बोर्ड से, जैसा कि आप सबको पता है कि 9 दिसंबर से कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली वनपाल एवं वन रक्षक भर्ती परीक्षा के जो आवेदन हैं वो मांगे गए हैं। तो फिलहाल जो आवेदन चल रहे हैं उन आवेदन को जो अभ्यर्थी भरना चाहते हैं वो शीघ्र अतिशीघ्र अंतिम तिथि का इंतज़ार करते हुए इस भर्ती हेतु आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। और इसके लिए जो अगर आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी चाहिए, फिजिकल या इंटरव्यू या इससे जुड़ी हुई कोई जानकारी आपको प्राप्त करनी है, तो इसके लिए भी आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए और जिस प्रकार की जानकारी आप चाहते हैं उसके बारे में बताइए ताकि आपको जानकारी प्रोवाइड
हो सके। अगली महत्वपूर्ण अपडेट है हरियाणा पावर यूटिलिटीज़ में निकली 201 पदों की भर्ती। यहाँ पर भी हरियाणा बिजली विभाग में 201 पदों के लिए भर्ती का आयोजन किया जाने वाला है। तो उस संदर्भ में यहाँ पर जो वेबसाइट दे रखी हैं hvpnorg.in पर जाकर आप लॉगिन कर सकते हैं, उसके माध्यम से आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। अगली महत्वपूर्ण अपडेट है आरएस भर्ती 2016 के मामले अभी तक कोर्ट में लंबित। अब यहाँ जो दे रखा है कि 2016 की जो आरएस भर्ती थी उसके कुछ मामले अभी तक भी कोर्ट में लंबित हैं। तो राजस्थान की भर्तियों की ये सबसे बड़ी विडंबना है कि राजस्थान की भर्ती कभी भी बिना कोर्ट जाए पूरी नहीं होती। ये सबसे बड़ा दर्द है इन बेरोज़गार अभ्यर्थियों के लिए कि बेरोज़गारों को हमेशा कोर्ट में जाना पड़ता है, कोर्ट की शरण लेनी पड़ती है, तभी जाकर उनकी विज्ञप्तियाँ या वैकेंसियाँ पूरी हो पाती है। तो जिस प्रकार से 2016 की विज्ञप्ति के कुछ मामले अभी भी कोर्ट में लंबित हैं और 2018 की जो विज्ञप्ति है उसको वापस से कोर्ट में अटका दिया गया है। तो यहाँ पर कई सारे बेरोज़गार अभ्यर्थियों की समस्या बनी हुई है और इस समस्या के चलते कई सारे अभ्यर्थीगण तो ओवर एज भी हो जाते हैं। अगली महत्वपूर्ण अपडेट एनटीपीसी की जो परीक्षा तिथियां हैं वो जारी हो चुकी हैं और फर्स्ट चरण में यहाँ पर 23 लाख अभ्यर्थियों के लिए 28 दिसंबर से 13 जनवरी तक एग्ज़ाम का आयोजन होगा। इसमें 23 लाख अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा और अगले चरण की जो तिथियां हैं वो जल्द ही जारी की जाएगी। इसके संदर्भ में मैं आपको जानकारी प्रोवाइड कर दूंगा, या इसके लिए आप आरआरबी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अगली महत्वपूर्ण अपडेट जो कि राजस्थान वाले अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, जिस प्रकार से पटवार भर्ती के एग्ज़ाम 10 जनवरी से 24 जनवरी तक आयोजित किए जाने हैं। तो यहाँ पर अभ्यर्थियों की मांग है या तो पेपर कंटिन्यू हो या फिर जिन अभ्यर्थियों को आपने डेट वाइज अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जमाया है वो ऐसा न करके रेंडमली जमाया जाए। लेकिन ये समस्या अभी बनी हुई है क्योंकि बोर्ड ने जो परीक्षा कार्यक्रम है वो जारी कर दिया है। तो अब अभ्यर्थियों की मांग है कि पेपर कैसे भी हो, अगर पेपर के लेवल में अंतर रहता है तो नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो होना अनिवार्य है। अर्थात पटवार भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं वो अभ्यर्थी पेपर होने के पश्चात नॉर्मलाइजेशन की मांग कर रहे हैं और इस संदर्भ में अभ्यर्थियों की चिंता बढ़ी हुई है कि यदि नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है तो कई सारे अभ्यर्थियों को इस बात का नुकसान उठाना पड़ेगा। तो लगातार अभ्यर्थी इस बात की मांग कर रहे हैं। अब बोर्ड इस बात पर फैसला कब तक लेता है ये एक देखने का विषय होगा। अगली महत्वपूर्ण अपडेट है एलडीसी वाले कार्मिकों के लिए। एलडीसी वाले कार्मिकों ने यहाँ पर प्रभारी मंत्री माननीय गोविंद सिंह जी, डॉक्टर कल्ला जी एवं उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर भाटी जी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है और ये ज्ञापन प्रक्रिया चलते हुए करीबन 6 महीने कंप्लीट होने वाले हैं। लेकिन मुख्यमंत्री साहब एलडीसी कार्मिकों की किसी बात का संज्ञान नहीं ले रहे हैं। बाकी सब बातें सीएम साहब को याद आती हैं, लेकिन एलडीसी कार्मिकों की जो 3600 ग्रेड पे की मांग है वो 3600 ग्रेड पे की मांग सीएम साहब को नज़र नहीं आती, ना ही उनको इस बारे में कोई संज्ञान लेने की याद आती है। तो यहाँ पर एलडीसी कार्मिकों को लगातार चोट पहुँचाई जा रही है। जिस प्रकार से हर विभाग के कर्मचारियों का जो सैलरी पैकेज है वो काफ़ी अच्छा है, जबकि एलडीसी कार्मिक हर डिपार्टमेंट का एक सबसे बड़ा सेवक होता है और एलडीसी कार्मिक के बिना किसी भी डिपार्टमेंट की सेवा या कार्य अधूरे रहना आसान है। तो इन कार्यों की पूर्णतया जिम्मेदारी लेने के बावजूद भी एलडीसी कार्मिकों को जो सैलरी पैकेज है वो बहुत कम दिया जाता है। तो जो एलडीसी कार्मिक लगातार 3600 ग्रेड पे की मांग कर रहे हैं। इस संदर्भ में उन्होंने कई सारे एलडीसी कार्मिकों ने प्रभारी मंत्री डोटासरा, डॉक्टर कल्ला जी एवं भाटी जी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है और लगातार ये यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं कि 3600 ग्रेड पे किया जाए, वरना जल्द ही पेन डाउन की घोषणा की जाएगी। और यहाँ पर चेतावनी भी दी है कि इस चेतावनी के माध्यम से ये बताया है कि यदि सरकार हमारी मांगें नहीं मानती हैं तो जल्द ही पेन डाउन की जो प्रक्रिया है
पोस्ट शुरू की जाएगी और पेन डाउन की प्रक्रिया के दौरान फिर किसी भी एलडीसी कार्मिक द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाएगा तो इससे कई सारे विभागों में कई सारी प्रकार की बाधाएं उत्पन्न हो जाएगी। तो सरकार से लगातार गुजारिश की जा रही है कि एलडीसी कार्मिकों का जो वेतन है वो 3600 ग्रेड पे किया जाए, ताकि जो अभ्यर्थी अपने गृह जिले से या होम टाउन से कहीं दूर पदस्थापित हैं, कई सारे कार्मिक जो 500-700 किलोमीटर दूर पदस्थापित हैं, उन कार्मिकों को भी अपना गुजारा चलाने में समस्या पैदा न हो, क्योंकि कई सारे अभ्यर्थी जिनकी फैमिली हैं उनको खासकर इस बात की समस्या अवश्य आती है कि 13,000 की सैलरी में किसी भी प्रकार से गुजारा भत्ता नहीं हो पाता, और जो अपने होम टाउन से कहीं दूर पदस्थापित हैं तो उन्हें भी इस बात की समस्या अवश्य आती है। तो जो एलडीसी कार्मिकों की मांग है कि एक तो परिवेदना के माध्यम से इन कार्मिकों को अपना होम टाउन या होम डिस्ट्रिक्ट प्रोवाइड किया जाए एवं 3600 ग्रेड पे की जो मांग है वो पूरी की जाए, ताकि जो एलडीसी कार्मिक हैं वो इस सैलरी में अपना गुजारा कर पाए। और इसी प्रकार से आगे भी जो महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं, जानकारियां हैं, उन्हें प्राप्त करने के लिए आप सभी हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों।